जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आपको ज्वाइन आर्मी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की केमिस्ट्री का सेक्शन, जो कि आप सबको पता होगा कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में केमिस्ट्री का काफ़ी सारे वैल्यू है, जैसे कि बायोलॉजी का वैल्यू है। यानी कि 15 क्वेश्चन आते हैं जो कि MCQ टाइप्स होते हैं। तो हम लोग कवर करेंगे 15 क्वेश्चन जो कि MCQ टाइप्स होंगे, और उसके रिलेटेड आप सबको पता होगा कि मैं इसके रिलेटेड जितने भी आर्मी में क्वेश्चन आए हुए होते हैं और जो आने की संभावना होती है उसको हम लोग डिस्कस करते चलते हैं। यानी कि ब्रीफली वे में अच्छे से डिस्कस करते चलेंगे। तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बना रहे और देखें, अपना लेवल को जज करें, अपनी जो एक्यूरेसी है उसको जज करें, और अपना जो आपकी जो गट है, क्या क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं, कितनी क्या लेवल है आपकी, कैसी तैयारी है, इसको आप हमारे साथ मिलकर अपने जजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से, और ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे बनाए हुए हैं। तो चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एल सेल, आप सबको बताओ एल केमिस्ट्री में क्या होता है, KLM ऐसे करके कुछ सेल होते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि के सेल में, के सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आपने केमिस्ट्री तो पढ़ा होगा आपने 12 में, तो आपको देखने को मिला होगा कि 2, ठीक है, 8, 18, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि एल सेल में, ठीक है, एल सेल में पूछ रहा है, एल सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो एल सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 8, क्योंकि एल सेल में आप देख सकते हो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है अधिकतम, वो है 8। ठीक है, तो हो जाएगा आपका आंसर। तो इसके रिलेटेड भी हम लोग देखेंगे कि एम सेल में अगर पूछे कि एम सेल में कितने हैं, तो एम सेल में हो जाएगा कितना 18, और के सेल में कितना होगा, तो के सेल में अधिकतम होगा 2। ठीक है, तो वैसे आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ओके, और इसके रिलेटेड आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि क्या क्या होता है, KLM और N। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट, हाँ, क्या है KLM और N। तो N में कितना होंगे, N में आपको जैसे कि जो ये हो गया 2, 8, 18, और इसमें कितना होता है 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि के सेल में रहेंगे 2, एल सेल में 8, एम सेल में 18, और एन सेल में कितना हो जाएगा 8 फिर से। ठीक है, तो हो जाएगा आपका आंसर। तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो प्लीज़ आप टच करें, आप अच्छे से टच करें, पॉजिटिव टच करें, और अपना एक्यूरेसी को मेंटेन करें, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ज्वाइन आर्मी का कोशिश होता है कि अपने कैंडिडेट को, अपने जो स्टूडेंट है उसको बाकी सारे कैंडिडेट से 20% एक्स्ट्रा मार्क्स लाए। तो इसी बेसिस पे मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसमें जो सेल्स हैं, सेल्स का अगर आपने ये भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स, कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहते हैं। ठीक है, तो क्या है, आपने पढ़ा होगा S, P, D, F ऐसे। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा, जिसमें S जो होता है, S में होता है N इक्वल टू, S में क्या होता है N इक्वल टू 2। ठीक है, N इक्वल टू 2, N इक्वल टू कितना होता है 1। P में कितना होता है, और इसमें फिर आगे S ये हो गया, फिर आगे हो जाएगा क्या S और P, तो इसमें कितना हो जाएगा N इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल सेल। तो ऐसे होते हैं, तो इतना डिप ना जाए, आपके लिए इतना काफ़ी है
कि आप ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो सेल्स होते हैं कि कौन सी कितने इलेक्ट्रॉन्स किस सेल में होते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी है। तो के में 2 है, एल में 8 है, एम में 18 है और फिर एन में कितने 8 है, तो ये आपके लिए काफ़ी है। तो एल सेल में कितना हो जाएगा, एल सेल में हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन के रिलेटेड, क्वेश्चन जो कि आर्मी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यानी कि नर्सिंग के असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा क्वांटम नंबर ऑर्बिटल का आकार बताता है। इसमें बताना है कि कौन सा क्वांटम नंबर ऑर्बिटल का आकार बताता है। तो मैंने शायद कल परसों के वीडियो में बताया था कि जो आजीमुथल है, ठीक है, जो आजीमुथल है वो क्या बताता है, क्वांटम नंबर बताता है, सॉरी बताता है क्या, ऑर्बिटल का आकार बताता है। ठीक है, ऑर्बिटल का क्या बताता है, आकार। तो ये क्वांटम नंबर है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं इसको। तो इसलिए क्वेश्चन क्या है कि कौन सा क्वांटम नंबर ऑर्बिटल का आकार बताता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आजीमुथल। ओके, ये हो जाएगा आंसर। तो इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन देखेंगे। तो इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है कि प्रमुख क्वांटम संख्या क्या दर्शाती है। जो प्रमुख यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दर्शाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, साइज। ठीक है, यानी कि जो प्रमुख है यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है, ये क्या दर्शाता है, साइज दर्शाता है। ये हो जाएगा आपका आंसर। और सेकंड क्वेश्चन अगर देखें इसके रिलेटेड, तो सेकंड क्वेश्चन याद देंगे कि चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होता है, ये जो क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये क्या दर्शाती है, तो ये दर्शाती है क्या, ये दर्शाती है ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर आपका। तो चुंबकीय दर्शाता है ओरिएंटेशन, अजीमुथल दर्शाता है साइज, सॉरी अजीमुथल क्या दर्शाता है, अजीमुथल दर्शाता है ऑर्बिटल का आकार। ठीक है, और जो प्रमुख है यानी कि प्रिंसिपल है वो क्या दर्शाता है, साइज। ठीक है, तो तीनों के आपने देख लिया। फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि आयनिक बंध कैसे बनता है। आयनिक जो बंध होते हैं वो कैसे बनता है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ओके, यानी कि बनते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। और इसी के रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन ये हो जाएगा कि सहसंयोजक बंध कैसे बनते हैं। तो सहसंयोजक बंध जो होता है वो कैसे बनता है, वो बनता है जब इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है तो बनता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनों का शेयर होता है तो सहसंयोजक बंध बनता है, यानी कि आयोनिक बॉन्ड बनते हैं इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग पे। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिक सामान्यतः कैसे होते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं यानी कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं, तो आंसर हो जाएगा हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये हो जाएगा आपका आंसर। आयनिक यौगिक सामान्यतः कैसे होते हैं, तो ये हो जाएगा हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं सामान्यतः। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। जो एल्केन है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका CnH2n+2। ठीक है, तो इसी में हम लोग का देखने को मिलता है मीथेन, इथेन, ठीक है, इथेन, प्रोपेन, ठीक है, ब्यूटेन। तो ठीक है, तो इसी में देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलेगा, CnH2n+2 जो फार्मूला है एल्केन का फार्मूला, इस पर हम लोग क्या करते हैं, बैठाते हैं, तो आप सारे का ये निकाल लेंगे। जैसे CH4 हो गया तो ये क्या हो गया, मीथेन। ठीक है, C2H6 हो गया तो ये क्या हो गया, इथेन।
तो ऐसे हम लोग बैठाते हैं इसका फार्मूला, ठीक है। तो ये हो गया। और हाँ, ये क्वेश्चन जो है 2019 का एग्ज़ाम में पूछा गया था, नर्सिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम में, ठीक है, जो कि शायद 24 फरवरी को हुई थी एग्ज़ाम, 24 फरवरी 2019 को, ठीक है। 24 फरवरी 2019 को शायद ये एग्ज़ाम हुई थी, 24 या 28 को, शायद 24, हाँ ये कंफर्म है कि 24 फरवरी 2019 को एग्ज़ाम हुई थी। इसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। और इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन ये आता है कि एल्केन का तो हो गया, एल्केन का फॉर्मूला ये क्या होता है। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, होगा CnH2n, CnH2n, बस इतना ही होता है एल्केन का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, एल्किन्स का हो गया। और एल्काइन का क्या होगा, तो एल्काइन का हो जाएगा आपका -2, एल्काइंस, ठीक है। एल्केन का हो गया CnH2n, ठीक है, और एल्काइन का हो गया CnH2n -2, और ये क्या हो गया, ये हो गया एल्केन का CnH2n +2, ठीक है। तो ये तीनों का आपने देख लिया। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था एल्केन का फार्मूला, इसीलिए मैंने अभी लाया हूँ। और इसके रिलेटेड आप देख लिए कि CnH2n बता देता हूँ, CnH2n ये हो गया एल्किन का, CnH2n -2 ये हो गया एल्काइन का, और CnH2n +2 एल्किन का हो गया, ठीक है। तो आपने ये तीनों आंसर देख चुके हैं। ओके, तो आई होप ये डाउट नहीं होना चाहिए आपको, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ ताकि आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, जो कि आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए ये सारे क्वेश्चन। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है यानी कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो कौन सी है, वो है एथीन, ठीक है, हो गया है आंसर। और इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे कि निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये क्या पूछ रहा है, असंतृप्त यानी कि अनसेचुरेटेड। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है यानी कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होता है मीथेन, ठीक है। क्या होगा, मीथेन, मीथेन नहीं मीथेन, ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका आंसर। हाँ, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि डबल बॉन्ड किस में होता है, तो आप बताना कि डबल बॉन्ड किस में होता है, तो होता है एल्कीन में, ठीक है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, ये ओके। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप आप अच्छे से इस सारे क्वेश्चन को समझ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं क्वेश्चन का, क्योंकि ये क्वेश्चन को इन्जॉय नहीं करोगे ना तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर चला जाएगा, और ये क्वेश्चन को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ोगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, थोड़ी सी कठिनाइयाँ होगी, ठीक है। तो ये है, तो अगर हाँ ये बहुत ज़रूरी है, कभी बस बेसिक नॉलेज के लिए भी और आने की भी संभावना होती है, ठीक है। तो आप ये जान लो, जो इथेन है, इथेन है, ठीक है। तो इथेन का मैंने फार्मूला क्या बताया था, C2H4, ठीक है, क्योंकि ये इथेन है, इथीन है, इथीन एक होता है इथेन, ठीक है, एक होता है एथेन और ये है इथीन, ओके। तो हम लोगों ने किसका है फार्मूला, हम लोगों ने जो लिखा है ये है इथीन का, ओके, इथीन। तो इसका फार्मूला हो गया, तो इसका अगर संरचना सूत्र बनाने को आया तो कैसे बनाओगे आप, पहले इधर लिख देता हूँ C2H4, ठीक है। तो इसका अगर संरचना सूत्र बनाने को आया यानी कि
संरचना सूत्र तो आप सब जानते होंगे अच्छे से, यानी कि स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो कैसे बनाओगे? तो इसका होता है C डबल बॉन्ड C, इसका हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन होते हैं ये ऐसे जुड़ते हैं, ठीक है, ऐसे जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया किसका? ये हो गया आपका इथिन का, ठीक है, ये हो गया इथिन का। तो ऐसे प्रोपेन का बनाएंगे, प्रोपेन में भी क्या होगा? ये हो गया इथिन का। फिर मीथेन भी बनाएंगे, प्रोपेन बनाएंगे, ब्यूटेन बनाएंगे, पेंटेन बनाएंगे। तो ऐसे ही आप बना सकते हो इसको फार्मूला के बेसिस पे, ओके। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि अधातु सामान्यतः कैसे होते हैं? जो अधातु होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं? तो आंसर क्या आएगा इसका? अधातु जो होते हैं वो सामान्यतः भंगुर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठीक है। मतलब क्या? ब्रिटल मतलब क्या, भंगुर मतलब क्या? यानी कि सपोज दैट एक रॉड है, ये धातु का है, ठीक है, ये रॉड है और एक ये भी रॉड है, दो रॉड मैंने लिया, ठीक है। तो एक है क्या, एक को सपोज दैट इसको धातु मान लेते हैं। धातु मतलब क्या होता है? मेटल, ओके। तो धातु मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं अधातु, ठीक है। इसको क्या मान लिए? अधातु मान लिए। तो ये पूछ रहा है कि अधातु सामान्यतः कैसे होते हैं? तो ये आंसर क्या है? ब्रिटल होते हैं। तो ये हो गया अधातु। तो धातु का मतलब क्या हुआ? सॉरी, ब्रिटल का मतलब क्या हुआ? ब्रिटल का मतलब ये होता है कि जैसे इसको पीटेंगे, सपोज हथौड़ा, इस पे हथौड़ा से इसको क्या करेंगे? पीटेंगे, ठीक है। जैसे इसको हथौड़ा से, सपोज हथौड़ा है, तो जैसे ही हथौड़ा से इस पर पीटेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा, ऐसे से टूट जाएगा या फिर ऐसे टूट जाएगा। ये हो गया। यहाँ अगर बीच में हथौड़ा से मार दिया तो यहाँ पे बीच में ऐसे से टूट जाएगा। लेकिन धातु में ये गुण, ये प्रॉपर्टीज नहीं होते हैं। धातु क्या होता है? ऐसे एक रॉड है तो ये जैसे पीटेंगे तो क्या होगा? ये फैलने लगता है। तो ऐसा ही सोना होता है। सोना क्या है? धातु है, तो क्या होता है? फैलने लगता है। सोना पे जब भी आप चोट मारोगे, पीटोगे, तो क्या होता है? जल्दी टूटता नहीं है। ये क्या होता है? फैलने लगता है ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए धातु क्या है, सॉरी, अधातु क्या है? भंगुर है। लेकिन धातु क्या है? धातु तन्य है, ठीक है। ये हो गया धातु, ठीक है। धातु क्या है? तन्य है ये। तो ऐसे ही आपको अच्छी तरह से समझ पाना है ताकि आपको एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट बेस हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा NaHCO3, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। और ये क्या है? बेकिंग सोडा को और किस नाम से जानते हैं? बेकिंग सोडा को और वाशिंग सोडा के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। वाशिंग सोडा, ठीक है। वाशिंग सोडा के भी नाम से जानते हैं किसको? बेकिंग सोडा को। और जिसका फार्मूला है NaHCO3, ओके। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये बेकिंग सोडा हो गया, ओके। बेकिंग सॉरी, ये जो बेकिंग सोडा किस नाम से जानते हैं? बेकिंग सोडा को हम लोग वाशिंग सोडा भी बोलते हैं। सॉरी, बेकिंग सोडा जो है वो क्या है? बेकिंग सोडा को यूज क्या किस में करते हैं? खाने के रूप में करते हैं। सॉरी, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है। हाँ, वो बेकिंग सोडा जो है वो उसका फार्मूला क्या है? NaHCO3, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है
कुकिंग के रूप में, ठीक है, कुकिंग के रूप में। लेकिन अगर पूछ दिया बेकिंग सोडा या फिर वाशिंग सोडा, ये दोनों में ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं। तो बेकिंग सोडा को छोड़कर वाशिंग सोडा का फार्मूला पूछ दिया तो आप क्या बताओगे? तो वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? वाशिंग सोडा का फार्मूला होगा Na2CO3। लेकिन यहाँ पे क्या है? NaH है, ठीक है। इसकी जगह पे क्या है? ये जगह बिल्कुल खाली है। अगर ये काट दे, यहाँ 2 कर दे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाशिंग सोडा, ठीक है। तो ये है, तो ये हो गया वाशिंग सोडा Na2CO3, ठीक है। आई होप समझ रहे हैं आप अच्छे से। और बेकिंग सोडा को किस नाम से जाना जाता है? खाने वाला सोडा को, यानी कि कुकिंग सोडा को, ठीक है। ये हो गया आंसर। फिर हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका CaSO4 इंटू 1/2 H2O, ठीक है। CaSO4 इंटू 1/2 H2O, ये क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला है, ओके। और इसी के रिलेटेड एक और सूत्र आता है जिप्सम का, कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ये होता है क्या? जिप्सम का। और अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो और किस उपयोग इसका किस में होता है, तो क्या बोलेंगे? इसका उपयोग किया जाता है मेकिंग अ मोल्ड्स, मेकिंग अ मोल्ड्स। तो मोल्ड कैसा बनाते हैं? जैसे किसी का हाथ पैर टूट गया तो उसके अकॉर्डिंग, उसका शेप के अकॉर्डिंग एक मोल्ड बनाते हैं। तो मोल्ड क्या बोलते हैं? मतलब ढांचा बनाना, सांचे बनाना, ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको मेकिंग अ मोल्ड, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ पर होता है? मेकिंग अ मोल्ड, यानी कि मोल्ड का, यानी कि ढांचा बनाने में, ठीक है। और इसका फार्मूला आपने देख लिया, CaSO4 इंटू 1/2 H2O, ओके। और जो जिप्सम का फार्मूला होता है वो क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। ये हो गया आपका आंसर। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? समस्थानिकों में क्या समान होता है? क्या है? समस्थानिकों यानी कि आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में क्या समान होते हैं? आइसोटोप्स हैव सेम क्या? तो आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा आपका परमाणु क्रमांक, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होते हैं किसमें? आइसोटोप्स में, ओके। और इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन ये हो जाएगा कि समभारों में क्या समान होते हैं? एक होता है समभारों, समभारों में क्या समान होता है? यानी कि आइसोबार में समभारों को क्या बोलते हैं? आइसोबार, ठीक है। तो आइसोबार में क्या समान होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आइसोबार में जो समान होते हैं वो होता है आपका मास नंबर, यानी कि द्रव्यमान नंबर। मास नंबर, ठीक है। ये समभारों में समान होता है मास नंबर, लेकिन समस्थानिकों में क्या समान होता है? परमाणु क्रमांक, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखना प्लीज़, क्योंकि काफ़ी बार डाउट होते हैं। जब मैं भी तैयारी कर रहा था उस टाइम भी मेरे को काफ़ी डाउट होते थे इस सारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से आप ध्यान से अपना नोटबुक में लिखो और अच्छे से 1-2 बार देख लो ताकि आपकी डाउट क्लियर हो जाए, ओके। तो इसी तरह का एक और आते हैं कि सम न्यूट्रॉन्स में क्या समान होते हैं। एक होता है सम न्यूट्रॉन, सम न्यूट्रॉन में क्या समान होते हैं? तो सम न्यूट्रॉन में समान होता है न्यूट्रॉन्स। ये तो आपको याद रह जाएगा कि सम न्यूट्रॉन्स में समान होता है न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इसके नाम से पता चल जाएगा। लेकिन आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिकों में क्या समान होता है? परमाणु क्रमांक। और समभारों में क्या समान होता है? मास नंबर, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान संख्या। तो ये आपका
क्लियर हो गया 9वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में आते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदलता है। ये काफ़ी बार जीडी में पूछा गया है, आर्मी का जीडी में काफ़ी बार पूछा गया है और नर्सिंग में भी पूछा जाता है, लेकिन नर्सिंग में कम पूछे जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। तो जीडी में काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड हुए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा आपके लिए एक बार दे दूँ ताकि एक बार देख लो आप भी क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है कि क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदल देता है। तो जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को बदल देते हैं। इस क्वेश्चन सबको पता होगा कि वो बदलता है नीले रंग में, यानी कि ब्लू कलर में। ये हो जाएगा आपका आंसर, ओके। और इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है। तो अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को रेड में बदल देता है। तो जैसे ही अम्ल का आया, जैसे क्षार आया, क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। तो लाल को नीला में बदल दिया, और जो अम्ल है नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदलेगा, तो बदल देगा रेड में, ठीक है। तो ऐसे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अगर तटस्थ विलयन क्या दिखाता है, अगर ये तो क्षार और मैंने बात किया कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है, तो रेड में। लेकिन हम लोगों ने अम्ल और क्षार के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर एक होता है अम्ल होता है, ठीक है, क्या होता है, एक होता है अम्ल होता है, एक होता है क्षार, एक क्या होता है, एक तटस्थ विलयन होता है, तटस्थ विलयन। तो तटस्थ विलयन का मतलब क्या है, तटस्थ विलयन का मतलब होता है न्यूट्रल, ठीक है, जिसका पीएच कितना होता है 7, ठीक है। और क्षार का कितना होता है 7 से अधिक होता है पीएच, ठीक है, 7 से क्या होता है अधिक होता है। और अम्ल का कितना होता है 6 इक्वल टू और 6 से कम, ठीक है, तो हो जाएगा अम्ल। तो ऐसे ही होता है। तो हम लोगों ने आप लोगों ने देख लिया कि क्षार आप लोगों ने देख लिया कि क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदलता है, तो होता है नीला। और जो नीले लिटमस पत्र जो अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है, तो बदलता है रेड में। तो अम्ल क्षार का तो हम लोग को देख लिया। अगर तटस्थ विलयन का देखें, यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का देखें, तो क्या करता है, अगर क्वेश्चन आ गया कि तटस्थ विलयन क्या दिखाता है, तो तटस्थ विलयन जो होता है वो क्या करता है, वो कलर को चेंज नहीं करता है, ठीक है, कलर चेंज ये नहीं करता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये था आंसर। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि धात्विक गुण बढ़ता है। ये मैं बात कर रहा हूँ किसका, पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से भी एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो आप अच्छे से याद कर लेना। तो क्वेश्चन क्या है कि धात्विक गुण बढ़ता है, यानी कि मेटालिक जो कैरेक्टर होता है वो बढ़ता है। कब बढ़ता है, पीरियोडिक टेबल में किधर से किधर जाने पे जो धात्विक गुण होता है, यानी कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि सी और बी दोनों, यानी कि सी भी और बी भी। तो टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे आने पे भी बढ़ता है और राइट से लेफ्ट आने पे भी बढ़ता है, यानी कि राइट से लेफ्ट, ये हो गया ना, यानी कि ऊपर से नीचे भी बढ़ता है और राइट से लेफ्ट आने पे भी बढ़ता है। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी कि धात्विक गुण कब बढ़ेगा, तो ऊपर से नीचे आने पे भी और लेफ्ट से राइट आने पे भी धात्विक गुण बढ़ेगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो चलते हैं पीरियोडिक टेबल, इसीलिए आपके लिए मैंने लाया हूँ। तो पीरियोडिक टेबल पे देख लेते हैं, यानी कि ये ऊपर से नीचे आने पे भी बढ़ेगा और राइट से लेफ्ट आने पे भी क्या होगा, धात्विक गुण बढ़ेगा, यानी कि जो मेटल का जो गुण है, मेटल का जो प्रॉपर्टीज है, गुण को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज, ठीक है।
तो ये हो जाए आपका आंसर कि ऊपर से नीचे आने पे भी बढ़ेगा और राइट से लेफ्ट आने पे भी धात्विक गुण बढ़ेगा। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन थे वो सारे मैंने इसमें बता दिया हूँ, इसमें बना कर रख दिया हूँ, जिसमें आप देख सकते हो कि एटॉमिक रेडियस थोड़ा सा हाइलाइटर से कर देता हूँ ताकि विजुअल रहे। ओके, हाइलाइटर से कर देता हूँ। तो जैसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा कब, इधर से इधर जाने में। जैसे कि ये एरो बनाया हुआ है ना, एरो बनाया हुआ है ये, तो इधर से इधर जाने में क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। ठीक है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग समझना। तो इधर से इधर जाने में क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होगा, फिर ऊपर से नीचे आने पे, ऊपर से नीचे आने पे यानी कि यहाँ पे भी एरो ऐसा बनाया हुआ है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने आपको एक पीरियोडिक टेबल को ऐड करके बना दिया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और इसको प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ताकि आपको कभी इन फ्यूचर काम आ जाए, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रखोगे तो। ठीक है, तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, किस समूह में निष्क्रिय गैस होती है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समूह में निष्क्रिय गैस होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका समूह 18, यानी कि ग्रुप 18 में क्या होता है, निष्क्रिय गैस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नोबेल गैस। ठीक है, तो हो जाएगा आपका आंसर। तो अगर नोबेल गैस का एग्जांपल आ गया कि नोबेल गैस कौन कौन सी होते हैं, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा कि नोबेल गैस वो सारे गैस होते हैं जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये सारे क्या है आपका, क्या है ये सब नोबेल गैस है। तो आते हैं हम लोग इसमें देखते हैं, कहाँ पे, पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल में जो ये चीज़ें जो दिया हुआ है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, जो ये चीज़ें दिया हुआ है ये क्या है, ये जो दिया है क्या है, ये है आपका नोबेल गैस। ठीक है, नोबेल गैस है। तो नोबेल गैस से क्या होता है, जैसे कि आपने देख लिया हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये सारे क्या है, नोबेल गैस है। तो नोबेल गैस कितने होते हैं, इसमें कितने, 6 हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा नोबेल गैस को जानकर, क्योंकि नोबेल गैस से भी क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं। ओके, तो आप भूल नहीं पाओगे इसको। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या है। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या है, तो आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऊष्मा का अवशोषित होती है। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ ही होता है कि ऊष्मा का अवशोषित करता है, यानी कि जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एंडोथर्मिक मतलब क्या, हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, तो हो जाएगा आंसर। फिर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा ये कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्जोथर्मिक, एक होता है ऊष्माशोषी यानी क्या करता है, ये ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है, और एक होता है ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्जोथर्मिक जिसे बोलते हैं, एक्जोथर्मिक। तो ये क्या करता है, ऊष्मा को क्या करता है, यानी कि जो एक्जोथर्मिक होता है ऊष्माक्षेपी बोलते हैं उसको, और ये है ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का अर्थ क्या होगा, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का होता है अर्थ, ये क्या करता है, ऊष्मा को रिलीज करता है, यानी कि हीट को रिलीज करता है, और ऊष्माशोषी का मतलब होता है ऊष्मा को अवशोषित करती है। ठीक है, तो आप इससे ऊष्माशोषी यानी शोषित मतलब क्या है,
शोषित कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। और एक्टोथर्मिक यानी कि उष्माक्षेपी का अर्थ होता है हीट को रिलीज कर रहा है, सॉरी ये नहीं, हीट को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है, वो किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो क्या है, एंडोथर्मिक है। ठीक है, एंडोथर्मिक मतलब क्या, वो ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि वो ऊष्मा को अवशोषित करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखना, पक्का ये क्वेश्चन 1-2 बार जरूर आएंगे। आगे 1 साल में आए, 2 साल में शायद इसी बार आ जाए, लेकिन जरूर आएंगे कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एंडोथर्मिक अभिक्रिया, यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ओके, यानी कि हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है, OH। ये एल्कोहल ग्रुप का है। ओके, एल्कोहल ग्रुप का है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, तो ये तो हो गया एल्कोहल ग्रुप का, और एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है, OH। अगर क्वेश्चन आ गया कि एल्डिहाइड समूह क्या है, तो एल्डिहाइड समूह जो है वो हो जाएगा आपका, हाँ ये है क्या, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह। एल्डिहाइड्स जो ग्रुप है ये हो जाएंगे आपका CHO। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, और अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल पूछ दिया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है तो कौन सा है, तो है COOH। ठीक है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और OH तो हो ही गया आपका एल्कोहल ग्रुप। तो ये तीनों आपने क्लियर कर दिया, और तीनों प्लीज़ नोट डाउन करें। जितने भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ, जितने भी, प्लीज़ उसको नोट डाउन जरूर करें, नहीं तो फिर आपको फेलियर को फेस करना पड़ेगा, फेलियर का सामना करना पड़ेगा, और आप रिजेक्ट हो जाओगे। क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो बाकी सारे चैनल पे नहीं मिलेंगे। आप कहीं भी कितने भी ढूंढ लो, चाहे कितने भी बड़े आप यूट्यूब चैनल देख लो, ऐसे जो पढ़ाने का जो टेक्निक है ऐसे नहीं मिल पाएंगे आपको, क्योंकि ये आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे। ओके, फिर चलते हैं अगला और लास्ट क्वेश्चन है, जो कि एथेनॉल क्या है। तो एथेनॉल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एथेनॉल जो है वो क्या है, एल्कोहल है। ठीक है, क्यों एल्कोहल है, एथेनॉल जो है वो OH ग्रुप से ही आता है। ठीक है, यानी कि एल्कोहल ग्रुप से आता है। तो एथेनॉल का अगर फार्मूला पूछ दिया तो आप क्या बताओगे, एथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH। तो जो OH लगा है क्या है, एल्कोहल ग्रुप, मैंने अभी बताया था। ठीक है, इसीलिए एथेनॉल नॉल क्या आता है, एथेनॉल, यानी कि एल्कोहल ग्रुप। ठीक है, तो जितने भी OH लास्ट में लगे रहते हैं वो क्या है, एल्कोहल ग्रुप का है। ठीक है, तो C2H5OH ये क्या है, एल्कोहल ग्रुप का, यानी कि एथेनॉल का ये फार्मूला हो गया। और मिथेनॉल क्या है, तो मिथेनॉल है एल्कोहल। ठीक है, तो मिथेनॉल भी एल्कोहल है, क्यों, क्योंकि नॉल लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि OH ग्रुप जितने भी आते हैं उसमें क्या होगा, नॉल लगा रहेगा, तो वो क्या हो जाएंगे, आपका एल्कोहल ग्रुप का। ठीक है, तो ये आपको आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा सारे क्वेश्चन का। और मैं इससे भी बेस्ट अभी क्वेश्चन लाऊंगा, जो कि आने वाले 1-2 दिन में आ जाएंगे, पूरे कॉम्बिनेशन के साथ आएंगे। पूरे सेट 50 क्वेश्चन का सेट होगा, उसमें और ही बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। तो प्लीज़ अभी के लिए चैनल को लाइक कर दो, और फिर आने वाले जो टाइम होंगे आपको बेस्ट क्वेश्चन के साथ आपको फिर से रिवीजन करवाऊंगा, और अच्छा क्वेश्चन लाऊंगा, ताकि आपके लिए काफ़ी बेस्ट होंगे। और जैसा कि जॉइन आर्मी का थीम है कि आपको बाकी सारे कैंडिडेट से
20% एक्स्ट्रा लाना है। ठीक है, तो थीम को हम लोग बरकरार रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो 20% एक्स्ट्रा लाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ने पड़ेगा, जिसमें आपको मिलेंगे 20% एक्स्ट्रा बाकी सारे कैंडिडेट से। ठीक है, बाकी सारे कैंडिडेट से मतलब जो आपके साथ एग्ज़ाम में बैठेंगे उनसे आपके 20% ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ये दावा है। अगर आप हमारे जो अपलोडेड कंटेंट है वो आप रेगुलरली देख रहे हैं तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए भारतीय सेना के लिए हमारे सपोर्ट के लिए प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दें और वीडियो को यहीं एंड करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।